इज्जत की अर्थी निकलना किसे कहते हैं? यह कोई मुझसे पूछे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरी बारात आ चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। शादी का दिन लड़कियों के लिए हमेशा ही नए नए ख्वाब सजाए लेकर आता है, जिनको पूरा वह अपनी नई जिंदगी में करती है। मैं भी ऐसे ही खूबसूरत ख्वाब सजाए अपने दोस्तों के साथ स्टेज तक आई थी, जहां मेरी वरमाला होनी थी। मैं स्टेज पर अपने होने वाले पति के बराबर में ही बैठ गई थी। कुछ देर में वरमाला की रस्म शुरू होने वाली थी कि तभी एक ऐसा हंगामा मचा कि मेरी जिंदगी बदलकर रह गई। वरमाला के मौके पर सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द ही जमघटा लगाए हुए थे। वरमाला की रस्म को देखने का सबको ही शौक होता है, ऐसा ही कुछ इस वक्त भी था। सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द ही खड़े थे जब वह आदमी सबको हटाता हुआ स्टेज पर आया था। इससे पहले कि वरमाला की रस्म शुरू होती, वह आदमी कहने लगा, यह शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर मेरे साथ साथ सभी हैरान हो गए। मैंने उस आदमी को गौर से देखा था। मेरे पापा और मेरा भाई उसे देखकर कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? वह कहने लगा, आस्था मुझे अच्छी तरह जानती है। आप आस था से पूछे कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर सबकी नजरें मुझ पर जमी थी, यहाँ तक कि मेरे बराबर बैठे मेरे होने वाला पति भी मुझे देख रहा था। मेरे पापा गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे, आस्था कौन है यह? मैंने कहा, मेरा क्लास फेलो है। यह बात सुनकर वह कहने लगा कि यह झूठ बोल रही है। मैं सिर्फ इसका क्लास फेलो नहीं बल्कि मैं इसका पति भी हूँ। यह मेरी पत्नी है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। एक शोर था जो मच गया था। सभी हैरानों परेशान एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरे पापा मेरे पास आ गए, कहने लगे, यह क्या कह रहा है? मैंने कहा, पापा यह झूठ बोल रहा है, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई। वह कहने लगा, आस्था क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों नहीं बता देती सबको सच कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है आपसी रजामंदी से। मैं तो उस आदमी को देखकर हैरान थी, कितने फर्राटे से झूठ बोल रहा था। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों मेरी इज्जत की अर्थी निकालने पर तुले हुए हो? तुम जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहने लगा, मैं आ गया हूँ ना आस्था, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने प्यार किया था, कोई पाप नहीं किया था और मैं सारे सबूत भी अपने साथ लेकर आया हूँ। शादी पर शादी नहीं हो सकती। तुम कैसे अपने माँ बाप के डर की वजह से यह पाप कर सकती हो? यह कहकर उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकालकर सामने टेबल पर रखे थे और उन कागजात को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मैरिज पेपर थे जिस पर मेरे साइन मौजूद थे। वह पेपर मेरे पापा ने उठा लिए और जल्दी जल्दी देखने लगे। सामने बैठे पंडित जी भी उन पेपरों को देखने लगे और कहने लगे, आप कैसे अपनी बेटी की शादी पर शादी कर सकते हैं? यह लड़की तो पहले से शादीशुदा है। यह सुनना था कि मेरा होने वाला पति मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, आपने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। जब आपकी बेटी खुफिया शादी इस लड़के से कराकर अपना मुंह काला कर चुकी थी, तो दोबारा यहाँ पर मेरे साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? मेरे पापा तो यूं थे कि काटो तो खून नहीं, कहर भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने इससे शादी नहीं की, यह झूठा है और यह पेपर भी झूठे हैं। वह कहने लगा, पहले इसकी सहेलियों से पूछे। यह मुझे नहीं जानती, क्लास फेलो तो थे ही, लेकिन हमारी मोहब्बत की दास्तान पूरे कॉलेज में मशहूर है। हर वक्त हम साथ साथ रहते थे। इन लड़कियों से भी पूछ ले आप। उसने मेरी कॉलेज की दोस्तों की तरफ इशारा किया जो कि वहीं पर मौजूद थी। उनसे पूछने लगा, कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मेरी सहेलियां खामोशी से नजरें झुका गई। कहने लगा, क्या मैं और आस्था कॉलेज में साथ नहीं होते थे? हम एक दूसरे से बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी होता था। वह जितनी ही बातें कह रहा था सच था, लेकिन यह भी सच था कि शादी नहीं हुई थी।
वह कैसे यह मैरिज पेपर मुझे दिखा रहा था, जिन पर मेरे ही साइन मौजूद थे। मैंने वह साइन नहीं किए थे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट के नंबर भी उसमें लिखे हुए थे। उनकी फोटो कॉपी भी लगी हुई थी। सब कुछ था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उसे कोई कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी नहीं की थी। फिर यह कैसे मुमकिन था? मेरे पापा मेरे होने वाले पति और मेरे होने वाले सास ससुर के सामने हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, कहने लगे मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत की यूं भी धज्जियां उड़ा सकती है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने कहा पापा मैं सच कह रही हूँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने उससे कोई भी शादी नहीं की। लेकिन मेरी सुनता कौन? मैरिज पेपर उसके पास मौजूद थे और उन पर मेरे साइन भी मौजूद थे। पूरे कानूनी कार्यवाही पूरी थी, पर मैं जानती थी मैंने कोई कोर्ट मैरिज नहीं की थी। मेरे पापा ने कहा क्यों झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने ऐसा ही कुछ कर लिया था तो मुझे बता देती, मुझे यह सबके सामने रुस्वा ना करती। तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। काश के मुझे पता होता कि तुम मुझे यह जिल्लत का तमाचा मारोगी तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देता। मेरे पापा ने मुझे बाजू से उस आदमी की तरफ धकेलते हुए कहा था, दफा हो जाओ यहाँ से। उस आदमी ने पल भर में ही मेरी सारी खुशियाँ गम में बदल दी थी। इससे पहले कि मैं नीचे जमीन पर गिरती उसने मुझे संभाल लिया। मैंने उसे पीछे धकेला था। मैंने कहा हाथ मत लगाओ मुझे, इतना घटिया और झूठा इल्जाम लगाकर क्यों कर रहे हो तुम यह सब कुछ है? वो कहने लगा अब सबको पता चल गया आस्था, जो होना था वह हो चुका है। बस भी कर दो, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि वह मेरा हाथ थामता मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने कहा मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा भगवान जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपनी माँ के पास आ गई जो रोए जा रही थी। मैंने कहा माँ मुझे आपकी कसम है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसके साथ अपना मुंह काला किया है, अब जिंदगी उसी के साथ गुजारो। समझो कि हम मर गए तुम्हारे लिए और हम यह समझेंगे कि तुम हमारे लिए मर गई। आइंदा हमारे घर में कभी कदम मत रखना। तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और उस आदमी के हाथ में दे दिया। कहने लगी ले जाओ इसे यहाँ से, अब दोबारा कभी पलटकर यहाँ मत आना। वह मेरा हाथ पकड़े सबके सामने मुझे घसीटते हुए हॉल से बाहर लेकर आया था, जहाँ मैंने इज्जत से विदा होकर आकाश के साथ जाना था। मैं वहाँ से जलील होकर निकली थी। मैं लगातार उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मुझे वहां बैठाया। दरवाजे के बड़े जोर से बंद किया और जल्दी से दूसरा दरवाजा खोलकर खुद बैठ गया। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलती, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगा क्यों तमाशा बना रही हो, जो होना था वह हो चुका है। तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों झूठ बोला तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कब की थी मैंने तुमसे शादी? वो कहने लगा घर चलो, सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। तुमने मुझसे शादी भी की थी, साइन भी किए थे और इस शादी के कई गवाह भी मौजूद है। इस वक्त मैं तुम्हारा पति हूँ। यह कहकर वह गाड़ी चलाने लगा। मैं अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। मेरा उससे ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसने एक बार मुझे प्रपोज किया था और इस बात को भी 1 साल बीत गया था। उसने मुझे एक बार कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तब आकाश का रिश्ता मेरे लिए आया था, जिसे मेरे माँ बाप ने मंजूर भी कर लिया था। मैंने दक्ष से कहा था कि मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। यह सुनकर उस वक्त वह बहुत उदास हुआ था। कहने लगा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ।
तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, मुझ में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। मेरे पास पैसा है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, जो चीज चाहे खरीद सकता हूँ। तुम्हें दुनिया जमाने की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है दक्ष, मेरा दिल नहीं मानता। असल बात यह थी कि वह कुछ अय्याश टाइप का था, सिगरेट पीता था, शराब भी पीता था। इसके अलावा उसके कई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। मैंने अपने क्लास फेलो से भी सुना था कि वह क्लब में भी जाता है और ड्रिंक करता है। मेरे दोस्तों के अनुसार वो गलत लड़का था। मुझे यह सब पसंद भी नहीं था। वह हमारा क्लास फेलो था, हमारे साथ बातचीत करता था, तो मैं भी उससे बात कर लिया करती थी। अक्सर ऐसे होता कि कैंटीन में मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती तो वह भी आ जाता, मुझसे नोट्स मांगने लगता, मैं उसे दे देती थी, बातचीत भी कर लेती थी। मैं नहीं जानती थी कि जबरदस्ती उसका मेरे आगे पीछे घूमना मुझे कॉलेज में सबकी नज़रों में बुरा बना चुका है। बाकी का रास्ता मेरा रोकर गुजरा था। बड़े से बंगले के सामने उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर पार्किंग एरिया में पार्क की, खुद गाड़ी से नीचे उतरा। मैं अभी भी बेजान बैठी थी। मेरा फ्रंट डोर खोलक कहने लगा, बाहर आओ आस्था। मैंने उसे शिकवा भरी नजरों से देखा था, अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर उसका चौकीदार हैरत से मुझे तो कभी दक्ष को देख रहा था। वह मेरा हाथ थामे बंगले के अंदरूनी तरफ ले जाकर लॉन्च का दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ। घर में नौकरों के अलावा और कोई भी नहीं था। उसकी माँ जिंदा नहीं थी और उसके पापा ज्यादातर दूसरे देश में रहते थे। उन्होंने वही शादी कर रखी थी। वह घर में अपनी नौकरों के साथ ही रहता था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जिसका दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़े थे। उसके कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी मेरी तस्वीर लगी हुई थी। ना जाने उसने कब खींची थी। कहीं मैं हंस रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं अपने बालों की लट को अपनी उंगली में घुमा रही थी। ऐसा मैं अक्सर कर जाती थी। मेरी एक एक अदा को उसने तस्वीरों में कैद करके अपने कमरे में दीवारों पर सजाया हुआ था। कहने लगा, देख रही हो मेरी दीवानगी, इतना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी तस्वीर मैंने कैमरे के हर तरफ लगा रखी है ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। यह कहकर वह मेरा हाथ थामे अपने बेड पर ले आया। मैं किसी कटी पतंग की तरह बेजान सी उसके साथ जा रही थी। मुझे बेड पर बैठने के बाद कहने लगा, कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें किसी और की होने देता। मैंने आज तक जिस चीज को चाहा है उसे पाकर ही दम लिया है। अगर वह चीज मुझे आराम से ना मिले ना, तो मैं उसे छीन लेता हूँ। लेकिन यह बात तो पक्की है कि दक्ष मल्होत्रा जिसे चाहता है उसे पा लेता है। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया था। मैंने कहा, मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ और तुम्हारे चाहने से मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। यह कहकर मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का कोई भी रिश्ता नहीं बना सकती। तुमने यह झूठे शादी के पेपर तैयार किए हैं और मेरे घर वालों को बेवकूफ बना दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और ना ही मैं तुम्हारी अय्याशी का सामान बनूंगी। तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी या खुद खत्म हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, काम डाउन आस्था, क्यों झूठ बोल रही हो। हमारी शादी हुई थी, चलो मैं तुम्हें याद करता हूँ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरे सामने वीडियो चला दी। जैसे जैसे वह वीडियो चल रही थी मेरी रंगत सफेद पड़ती जा रही थी, जिसमें मैं दुल्हन का जोड़ा पहने दक्ष के साथ साथ फेरे ले रही थी और मैरिज पेपर पर साइन भी कर रही थी। यह देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। जो कुछ भी वह मुझे दिखा रहा था वह तो हमारे कॉलेज में होने वाला एक नाटक था, एक ड्रामा था और जिसकी मैं और दक्ष मेन कैरेक्टर थे। उस नाटक के अनुसार हमारी शादी होनी थी और हमें मैरिज पेपर पर साइन भी करने थे। मैंने कहा, यह तो एक नाटक था। कहने लगा, तुम्हारे लिए होगा,
मेरे लिए तो यह एक शादी थी। कहने लगा, देखो तो सही कैसा हसीन इत्तेफाक था कि इस ड्रामा में तुम्हारा नाम आस्था ही था और तुमने साइन भी आस्था के नाम से किए थे। मैंने उन्हीं पेपर्स में असली मैरिज के पेपर भी रख दिए थे और वहाँ पर जिस पंडित ने शादी के मंत्र बोले थे वह भी असली थे, जिसे मैं ही अरेंज करके लाया था। सारी कार्यवाही जायज और असली हुई थी। तुम्हारे लिए यह नाटक था और मेरे लिए यह एक पवित्र शादी का बंधन था। तुमने मुझे स्वीकार किया था, साइन भी किए थे। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरा था, तुम्हारे साथ फेरे भी लिए थे और तुम मेरी पत्नी बन गई थी। मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो वह जैसे किसी सीन की तरह से चलने लगा था। मैं उस समय ड्रामा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दक्ष ने मुझे मजबूर किया। कहने लगा, देखो तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया है, मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है। मैं चाहता हूँ हमारी दोस्ती वैसे ही कायम रहे जैसे की थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना करो, लेकिन मेरे साथ इस ड्रामा में हिस्सा तो ले सकती हो ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। हाँ, मुझे स्पीच देने का शौक था और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। कहने लगा, मेरे लिए कर लो। देखो, मैंने पहले कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया, मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? वह मेरी विनती पर उतर आया था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, लिखवा दो मेरा नाम। ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट उसी ने लिखा था। हमारे प्रोफेसर्स को भी ऐतराज ना था। मैं नहीं जानती थी उसका इरादा क्या था, लेकिन उसने ड्रामे में भी मेरा नाम आस्था ही रखा था। यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी उसने वही रखा जो कि असल नाम था। कहने लगा, यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपनी सीडी बनवाना चाहता हूँ, लाओ तुम्हारी भी बनवा देता हूँ। मैंने कहा मैं खुद बना लूंगी। कहा मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे कुछ जरूरी कागजात दे दो। उन पेपर में मेरे जरूरी पेपर भी थे जो उसने मांगे थे। मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं था कि वह ऐसी हरकत भी कर सकता है। मैंने उसे वह सारे पेपर्स दे दिए थे, शायद उसने उन्हें को यूज किया था। अब तक मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कौन सी घड़ी थी जब मैंने उसे स्टेज पर ड्रामा करते हुए अपना पति स्वीकार किया था। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे साथ साथ फेरे लिए थे और मैंने मैरिज पेपर पर साइन भी किए थे। यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया था। इसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं फौरन से पीछे हुई। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती, मैंने इसे दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह सब ड्रामा था, मैं सच्चाई को नहीं जानती थी। कहने लगा, छोड़ो भी इन बातों को, शादी हो चुकी है, साइन भी तुमने कर दिए हैं, अपने नाम के ही किए थे साइन, और देखो शादी इसी तरह होती है। असल शादी में कोई दूसरे रीति रिवाज नहीं होते और मुझे बोर मत करो। यह कहकर वह मेरे करीब आने लगा, लेकिन मैंने उसे पीछे कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर लड़की की रजामंदी शामिल न हो तो शादी का कोई मतलब नहीं होता। मेरे साथ तुमने बहुत ही घटिया चाल चली थी। मुझे किसी बात की जानकारी नहीं थी। मैं शादी को नहीं मानती। कहने लगा, दुनिया मानती है, यह शादी सही थी। यह कहकर उसने मुझे अपने बाहों में लिया। कहने लगा, बाकी का यकीन मैं तुम्हें आज की रात दिला दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। बहुत तड़पा हूँ, तुम्हारी संगत के लिए बड़ी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है। जबरदस्ती का एक रिश्ता था जो उसके नजदीक जायज था, लेकिन मेरे नजदीक बिल्कुल नाजायज था। लेकिन मेरे लाख रोने गिड़गिड़ाने पर भी उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी चूड़ियां भी मेरी हालत की तरह पूरे बेड पर टूटकर बिखरी पड़ी थी। वह सो चुका था और मैं यूं थी कि मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मेरा जी चाहा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद लॉक था। मैं भागना चाहती थी,
लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कमरे में इधर-उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए तो मैं वहीं से कूद जाऊं। बेशक मैं मर जाती, लेकिन मैं इस आदमी के साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहती थी। खिड़की मौजूद थी, लेकिन उसके ऊपर लोहे का जंगला लगा हुआ था। मैं चाह कर भी वहां से बाहर निकल नहीं सकती थी। हर कोशिश करने के बाद मैं बेबस होकर सोफे पर बैठ गई और अपनी किस्मत पर फुट-फुट कर रोने लगी। मुझे अपनी शादी के भारी जोड़े से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गई थी। उसके कबर्ड में उसके कपड़ों के साथ-साथ बहुत से लेडीज कपड़े भी थे, जो हैंगर में लगे हुए थे। मैंने एक सादा सा ड्रेस निकाला। वह बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मेरे ही नाप का सिला हो। पता नहीं वह कब से मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। अपने आप को रगड़-रगड़ कर धोने लगी ताकि उसका स्पर्श मैं अपने शरीर से खत्म कर दूं, मिटा दूं। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। पाप का एहसास इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जब मैं कमरे में वापस आई तो थकन से बेहाल हो चुकी थी। रात भर की जगी हुई थी, इसलिए सोफे पर जाकर लेट गई। मेरी आंखों में गहरी नींद उतरने लगी। शायद शादी की भाग दौड़ और 24 घंटे जगने की वजह से मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में जा चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा खाली था। मैं उठकर बैठ गई, कमरे का दरवाजा दोबारा से खोलने लगी, लेकिन वह अभी भी लॉक था। उस आदमी ने मुझे कैदी बनाकर रखा हुआ था। मैंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन मेरी आवाज जैसे कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे गुस्सा आने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े परफ्यूम मैंने दीवार पर मारने शुरू कर दिए। पूरे कमरे के डेकोरेशन पीस को तोड़ कर रख दिया। जमीन के कालीन पर कांच बिखरे पड़े थे और मैं रो रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा पति मेरी बिखरी हालत देखकर मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसी हरकतें करने से तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर वाले अपना लेंगे। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। तुम्हारे लिए यही भलाई है। यह कहने के बाद उसने नौकर से कहा कि कमरे की सफाई करो। नौकर कमरे में कांच उठने लगा। मैं गुमसुम बैठी रही थी। 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। पानी का घूंट भी मेरे गले के नीचे नहीं उतरा था, इसलिए मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। मैं इस कदर कमजोर हो चुकी थी, चक्कर खाकर वहीं सोफे पर ढेर हो गई थी। जब मुझे होश आया तो एक नर्स मुझे ड्रिप लग रही थी। वह मुझे ड्रिप लगाकर चली गई थी। मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, इस जिंदगी को खत्म कर दूं। मैं क्यों इस आदमी की ख्वाहिश के अनुसार अपनी जिंदगी को जीऊं? मैंने कहा, मुझे बदनाम करके, मेरे माँ बाप को तकलीफ देकर, उनके सामने मुझे झूठा साबित करके अपनाया था, मुझे बदनाम करके रख दिया था, सिर्फ अपनी ख्वाहिश के खातिर। लेकिन इंसान कब तक भूखा रह सकता है? मैंने उसे आदमी से बातचीत बंद कर दी थी, बल्कि बोलना ही छोड़ दिया था। 1 महीना गुजर गया था। मैं उसी कमरे में कैद थी। एक बार वह कमरे में आया। कहने लगा, अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो मैं तुम पर से सारी पाबंदियां हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर भागोगी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो छोटा शब्द है, शायद तुमसे मुझे इश्क हो गया है। अगर तुम भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। तुम मुझसे लड़ती हो, मुझे अपने करीब नहीं आने देती। मैं जबरदस्ती कर करके थक चुका हूँ। एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक जज्बा था, और वह था नफरत का। जब मैंने कुछ भी नहीं कहा तो वह कहने लगा, चलो ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैंने सच में तुमसे मोहब्बत की थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। वह मेरी विनती करता रहा, हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगता रहा, लेकिन ना तो मैंने उसकी तरफ देखा, ना ही कोई शब्द अपने मुंह से कहा था।
एक चुप थी जो मैंने साध ली थी, और मेरी वह चुप उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मेरे पास आता था तो मैं नजर भी नहीं उठाती थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। अब मुझसे कहने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं, उसकी तरफ देखूं, उससे बातें किया करूं। लेकिन मैं चुप थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वक्त गुजरने लगा था। मुझे यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय गुजर गया था। कई बार वह मेरी विनती कर करके थक चुका था। कहता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नजरों में यह शादी नहीं है, तो मैं दोबारा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे दिल से स्वीकार कर लो, लेकिन चुप मत रहा करो। ऐसा करो, मुझसे लड़ लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन यह चुप अपने होठों से हटा दो। तुम्हारी चुप मुझे बेचैन करने लगी है। लेकिन मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। मैं यह जाहिर करती जैसे कि वह कमरे में है ही नहीं, उसे देखती तक नहीं थी। अब तो वो कमरे का दरवाजा लॉक भी नहीं करता था। कई बार दरवाजा यूं ही खुला छोड़ जाता, लेकिन अब मुझे बाहर जाने से डर महसूस होने लगा था। मैं दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहती थी। अब रात को जब वह कमरे में आता तो मैं चुपचाप बैठी उसे देखती रहती, फिर अपनी बेड की साइड पर लेट जाती कि उसकी जो मर्जी हो मेरे साथ कर ले। अब मैं उसे मना नहीं करूंगी। मेरी इस हरकत पर वह मुझसे अब नजरें चुरा जाता था। मुझसे पूछता कि तुमने कुछ ठीक से खाया या नहीं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। लेकिन मेरी चुप वैसी की वैसी ही थी। अब वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा था। रात भर सिगरेट पीता रहता था, कभी शराब पीने लगता। जब उसे गुस्सा आता तो मुझ पर चिल्लाने लगता, कहने लगता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे मोहब्बत करो, कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसका मेरे शरीर पर बस था, लेकिन मुझ पर नहीं, नहीं मेरी जुबान पर और ना ही मेरे दिल पर। जबरदस्ती मेरे शरीर को वह इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करवा नहीं सकता था। उसे क्या लगता कि मैं रोऊंगी पिटूंगी, उसे बुरा भला कहूंगी और उसके बाद उसकी बेतहाशा मोहब्बत देखकर मैं पिघल जाऊंगी, उसे अपना लूंगी, उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, और पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। उसने मेरे माँ बाप को बदनाम करके रख दिया था, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी, सबके सामने मुझ पर बदनामी का दाग लगाया। जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया था। एक झूठ के रिश्ते की बुनियाद पर वह मुझ पर अपना हक जमाता था, मेरे साथ रिश्ता भी बनाता था। कैसे मैं उसे माफ कर सकती थी। एक बार वह मेरे करीब आने लगा तो कहने लगा, क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ, जो तुम चाहती हो मैं वैसा हो जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ पत्थर बनकर मत रहा करो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो लगता है जैसे किसी बेजान पत्थर के पास आता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुम्हारी चुप ने अंदर ही अंदर मार दिया है। पहली बार मैंने उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू देखे थे। मेरा जी चाहा कि उसकी इस हालत पर हंसू कहते लगाऊं। वह हर चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सका था, और ना ही मेरी मोहब्बत को हासिल कर सका था। अब वह पूरी पूरी रात बेचैनी से जागता रहता था, और उसे यूं बेचैन और परेशान देखकर मैं सुकून से रहती थी। मुझे बड़े सुकून की नींद आती थी। लेकिन वह अब डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा था। उसे मेरी मोहब्बत चाहिए थी। जब उसको नहीं मिली तो अब वह बीमार रहने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। बेतहाशा सिगरेट पीने लगा था। एक बार मुझसे कहने लगा, मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम। या तो मेरे साथ मोहब्बत वाला रवैया रखो, या फिर मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें तलाक भी दे देता हूँ। वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों के सामने अपनी गलती भी मानने को तैयार हूँ। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरी इज्जत मुझे वापस कर सकते हो। इन 4-5 महीना के बाद मैंने उससे बस एक ही सवाल पूछा था, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैंने कहा, इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती।
तुम्हें लगा तुम मुझे जबरदस्ती हासिल करोगे, मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करोगे और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लोगे। मैं तुम पर जान इछावर करने लगूंगी। अगर मुझसे तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखते, मुझे यूं बेइज्जत करके जबरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें लगा शायद तुम ऐसा जबरदस्ती करोगे तो मैं इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे घर को, तुम्हारी दौलत को और तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। तुम्हें शायद औरत की नफरत का अंदाजा ही नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक जज्बा है और वह है नफरत का। उसका रोना गिड़गिड़ाना मुझ पर बेअसर था। कहने लगा, मुझे समझ आ गया है, औरत को उसकी मर्जी के बिना हासिल करना आसान नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए तो मेरे साथ दोबारा शादी कर लो, क्योंकि मैं रोज रोज तुम्हारे साथ पाप नहीं कर सकती थी। भले ही उसकी नज़र में वह शादी थी, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती थी। जब भी वह मेरे करीब आता तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गैर मर्द मेरे करीब आता है। उसने मेरे कहने पर खुशी खुशी मुझसे दोबारा शादी भी कर ली थी, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पर पनपने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब तो उसने मेरे करीब ही आना छोड़ दिया था, दूसरे कमरे में सोने लगा था। मैंने देखा अब वह ऑफिस भी नहीं जाता था। शराब और सिगरेट की उसे बुरी तरह लत लग चुकी थी। वह अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। मेरी नफरत उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। एक दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई। दरवाजे पर मम्मी पापा खड़े थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी ने ही आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेटा था। कहने लगी, मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने देखा पीछे दक्ष भी खड़ा था, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा नजरें झुकाए हुए था। मम्मी पापा अंदर आ गए और बताने लगे कि दक्ष हमारे पास आया था और उसने हमें सारी हकीकत बता दी है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। उसने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की थी। गलती हमारी थी जो हम ही अपने खून पर भरोसा नहीं कर पाए। मेरे माँ बाप मुझसे माफी मांग रहे थे। मेरे माँ बाप की नजरों में मेरी इज्जत बहाल हो चुकी थी। पहली बार दक्ष ने कुछ ऐसा काम किया था कि उसके लिए मेरे दिल में नरम गोसा पनपने लगा था। मम्मी पापा मुझे घर आने कहकर वापस चले गए थे। अगले दिन मैं और दक्ष अपनी मायके भी गई थी। मम्मी पापा ने मुझे हाथों हाथ लिया था। यह सब देखकर मेरे दिल में सुकून उतर आया था। मेरे चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर दक्ष भी बहुत खुश था। एक दिन मेरे बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई थी। इधर-उधर की बातें करने के बाद उसने मेरे और दक्ष के रिश्ते के बारे में पूछा था। उसे भी पता था कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी। मैंने उसे सारी बात बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया था। रीमा मुझे समझाने लगी, देख आस्था, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच है कि अब दक्ष ही तेरा पति है और फिर उसने तेरे कहने के अनुसार तुझसे दोबारा शादी भी कर ली है। मुझे लगता है अब तुझे उसे माफ कर देना चाहिए और वो इस बात का हकदार भी है, क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर तेरे माँ बाप को सच्चाई बताई है और तेरी इज्जत तुझे वापस दिलाई है। इन 6 महीने में जितनी तकलीफ दक्ष सह चुका है वह कम नहीं है उसके लिए। अगर वह ऐसे ही खुद को सजा देता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वह अपनी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म कर लेगा। रीमा की बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि दक्ष मेरे रवैये की वजह से धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा था और उस दिन पहली बार मैंने दक्ष के लिए खुद को सजाया था। उसके पसंद का खाना भी बनाया था और जब वह शाम को घर लौटा तो मुझे देखकर आंखें झपकाना भूल गया था। खाने की टेबल पर पहली बार मैंने और दक्ष ने एक साथ खाना खाया था। वह बहुत खुश था। यह सब करके पता नहीं क्यों मेरे दिल को भी सुकून मिला था। हालांकि मैं तो दक्ष से नफरत करती थी, फिर उसे खुश देखकर मेरे दिल को सुकून क्यों हो रहा था। और जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने कहा, दक्ष, पति पत्नी एक ही कमरे में सोते हैं, अलग अलग कमरों में नहीं। मेरे मुंह से यह सुनना था कि दक्ष खुशी से उछल पड़ा था।
और उसने मुझे बाहों में भर लिया था। कहने लगा, आस्था, तुम नहीं जानती तुमने मुझे माफ करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखना, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें कभी कोई गम नहीं आने दूंगा। मैं भी इतने महीनों की तकलीफ सह सहकर थक चुकी थी। मैंने भी सुकून से दक्ष के कंधे पर कर टिका दिया था। मैं भी अब अपनी जिंदगी में खुशियां चाहती थी। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, दक्ष को माफ करके उसे स्वीकार करके मैंने सही किया या गलत।